तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम पे मैंने आपको इकोनॉमी में अवमूल्यन पढ़ाया था, डेप्रिसिएशन हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने उसमें कहा था कि 2-3 पॉइंट नोट करके लिख लीजिए आप, ठीक है। यानी उसमें नोट में करवा रहा था तो मैंने पॉइंट नहीं लिखे थे। देखो अवमूल्यन से क्या होता है मैंने आपको बताया था बच्चों, ध्यान रखना, कभी भी याद रखना। अवमूल्यन अगर किया जाए तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है, निर्यात को बढ़ाना। यानी आप अपने देश से एक्सपोर्ट को क्या करोगे, इंक्रीज करने के लिए करते हो, और आयात पे निर्भरता कम करना, यानी जो विदेशी सामान है उस पर निर्भरता कम करनी। इससे क्या फायदा होगा, निर्यात बढ़ेगा तो आपके देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। यानी क्योंकि अगर आप अपने देश के सामान दूसरे देश में भेज रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऐसा है कि आपको डॉलर या जो भी करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है उसका भंडार आपके पास बढ़ेगा। और याद रखना, जिस देश के पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा, यानी फॉरेन करेंसी जितनी ज्यादा होगी, उसकी अर्थव्यवस्था को उतना मजबूत भी माना जाता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो आप निर्यात ज्यादा करोगे, ज्यादा उस देश को दे रहे हो, तो सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास, क्योंकि अगर सामान दे रहे हो तो आपको रिटर्न में मिलेगा करेंसी, तो आपके पास क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। और दूसरा, आयात पे निर्भरता कम होगी। यानी आप जो दूसरे देश से सामान मंगा रहे हो उसको खरीदने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा देनी नहीं पड़ेगी। यानी आयात अगर आप कम करोगे तब भी आपका विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपसे ये कह दिया कि अवमूल्यन से हमेशा फायदा होता ही होता है, निर्यात बढ़ता ही बढ़ता, कुछ भी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो वस्तु की प्रकृति, ये सब डिपेंड करता है कि वो जो वस्तु है जो आप भेज रहे हो उसका नेचर कैसा है। अगर डिमांड वाली होगी, जैसे आपने अवमूल्यन किया, आपने जिस रेट से अवमूल्यन किया उसी रेट से उसकी डिमांड भी बढ़नी चाहिए। अगर उसके रेट गिरे हैं तो आपके पास डिमांड भी तो वैसी होनी चाहिए ना। हाँ, अगर रेट गिर गए तो ज्यादा मंगाओ, रेट गिर गए फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो कोई फायदा नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इसमें नोट करके लिखना, आपको पहला पॉइंट लिखना, हमेशा याद रखना, कीमत में गिरावट की तुलना में मांग की प्रतिशत बढ़ोतरी अधिक होनी चाहिए। अर्थात निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं जो हम दूसरे देश में भेज रहे हैं उसकी मांग कीमत के प्रति अच्छी लोचशीलता रखती है, यानी फ्लेक्सिबल हो। अर्थात कीमत में प्रतिशत बदलाव जितना होगा, प्रतिशत गिरावट जितनी होगी, तो उसी की तुलना में मांग का प्रतिशत उतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। पहला क्या होगा, देखो अवमूल्यन का तब फायदा है कीमत में प्रतिशत बदलाव की तुलना में, कीमत में प्रतिशत गिरावट की तुलना में वस्तु की मांग में उसी के सापेक्ष प्रतिशत बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसी के सापेक्ष मतलब अगर आप जिस रेट में सापेक्ष प्रतिशत बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात आपने कोई अवमूल्यन किया, अवमूल्यन करने के बाद आपने सोचा कि निर्यात हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, हमारा निर्यात बढ़ेगा, हमारे पास बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा। अब पता लगा आपने निर्यात तो कर, मतलब अवमूल्यन तो कर दिया, अब जो वस्तु है उसमें जिस रेट से उसके रेट गिरे वैसे ही उसकी डिमांड भी बढ़नी चाहिए विदेशी बाजार में। ऐसा नहीं होगा तो फिर फायदा क्या हुआ बताओ। आपने कोई भी चीज यहां से भेजी, उसके रेट गिरे हैं तो उसी हिसाब से उसकी मांग भी बढ़नी चाहिए ना, डिमांड बढ़नी चाहिए। अब रेट तो गिरे, डिमांड नहीं बढ़ी तो कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको क्या फायदा होगा। तो हमेशा याद रखना इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका। दूसरा, जैसे इससे मैंने क्या कहा, ये वाले पहले पॉइंट से संबंधित था, ठीक है। आयात पे निर्भरता कम होगी, हम जो विदेशी चीज मंगा रहे हैं उस पर हम कम मतलब वो रहेंगे। तो इसके लिए भी यही होनी चाहिए कि हम जो आयात की, ये किसके लिए होगा, निर्यात की जाने वाली वस्तु के लिए, हाँ ब्रैकेट में लिखो, निर्यात वाली वस्तु के लिए लागू होगा, निर्यात वाली वस्तु हेतु लागू होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, मैंने क्या कहा, आयात पर निर्भरता कम होगी। अर्थात इसका क्या मतलब होगा, आयात की जाने वस्तुओं की जो मांग है उसकी जो कीमत में चेंजेज आ रहे हैं उसके प्रति अच्छी लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबल रखते हो। इसका सीधा सीधा मतलब है अवमूल्यन से आयात की कीमत में जो प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, जो रेट बढ़े हैं उसकी तुलना में मांग में भी उतनी प्रतिशत कमी आनी चाहिए, ठीक है। लिखो इसका जस्ट उल्टा, अवमूल्यन से आयात की जाने वाली, पूरा लिखना, अवमूल्यन से आयात की जाने वाली वस्तु की मांग में जो प्रतिशत बढ़ोतरी, वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, प्रतिशत बढ़ोतरी के सापेक्ष वस्तु की मांग में गिरावट होनी चाहिए।
वस्तु की मांग में क्या होनी चाहिए बच्चों, गिरावट होनी चाहिए, ध्यान रखना, तब इसका फायदा हुआ। अब कहने का मतलब आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या हो जाती है, मैंने कहा महंगी हो जाती है अवमूल्यन से। जैसे ही महंगी होंगी तो इसकी कीमत में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब रेट बढ़ गए तो आपके देश के लोगों ने ये कहना चाहिए ना, यार महंगा हो गया, आप कम मंगाते हैं। तो जैसे ही रेट बढ़े उसी हिसाब से उसकी मांग भी कम हो जानी चाहिए, लोग कम खरीदें, तब आपको फायदा होगा। ठीक है, तीसरा लिखो, आयात प्रतिस्थापन का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, आयात प्रतिस्थापन होना चाहिए। यानी आयात प्रतिस्थापन का मतलब हुआ बच्चों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से होनी चाहिए। आयात प्रतिस्थापन यानी इसका क्या मतलब है, आपने अवमूल्यन क्यों किया, डेप्रिसिएशन क्यों किया है आपने इसलिए क्यों, आप विदेशी वस्तु पे आपका मतलब आपका निर्यात बढ़े, आयात कम हो। आयात आप क्या करते हो, एक ऐसी चीज जो आपके देश में कम होती होगी या आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, आपके देश में उसका उत्पादन कम होता होगा, वही तो आप बाहर से मंगाओगे ना। अब अगर आपके पास बाहर से मंगाने के लिए आपने सोचा कि हम अवमूल्यन करा दें ताकि बाहर से चीजों पे हम डिपेंडेंट कम रहें, मंगाए ना, तो इसका आप रिप्लेस भी तो करोगे ना, इसका सब्स्टिट्यूट भी तो आपके पास होना चाहिए। तो आयात प्रतिस्थापन का आपके पास अच्छा खासा क्या होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। अर्थात जो चीज आप बाहर से मंगा रहे हो, अगर आप उसको नहीं मंगाना चाहते, उसके रेट बढ़ गए हैं, तो आपके देश में इतना उत्पादन या इस टाइप की चीजें होनी चाहिए कि आप बाहर से ना मंगाने वाली चीजों को अपने ही देश में उत्पादित कर सको। ठीक है, तो इसको लिखो, आयात की जाने वाली वस्तुओं को अपने ही देश में, आयात की जाने वाली वस्तुओं को अपने देश में उत्पादन, अपने देश में उत्पादन, तब जाके आपका अवमूल्यन क्या होगा बच्चों, सफल होगा, अर्थात वरना नहीं होगा। ये 3 पॉइंट याद रखना, सिंपल सा है। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, अगर कोई पूछेगा, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, आयात को कम। दूसरा पॉइंट, क्या हमेशा निर्यात बढ़ेगा, नहीं, ये डिपेंड करता है कि वस्तु की प्रकृति कैसी है। वस्तु एक ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि अगर उसके रेट गिरे हैं तो विदेशों में उसकी डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए, तब तो आप डिमांड बढ़ोगे तो आप ज्यादा वो डिमांड करेंगे, आप वहां भेजोगे, आपके पास रिटर्न में पैसा मिलेगा। अब पता लगा है अवमूल्यन कर दिया, निर्यात के रेट गिर गए वस्तुओं के, वहां विदेश वाले साइलेंट हो गए, कुछ मांग ही नहीं रहे आपसे, क्या फायदा, आप तो बर्बाद हो जाओगे, फिर कहोगे लूट गए, बर्बाद हो गए, हम तो कहीं के नहीं रहे। तो ध्यान रखना इन 3 चीजों को, इन 3 पॉइंट्स को आपको नोट करके लिखना। एक सुपर इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो नोट करके, अवमूल्यन से एक देश में मुद्रास्फीति आ सकती है, किसी भी देश में अवमूल्यन की वजह से मुद्रास्फीति यानी महंगाई क्या हो सकती है, आ सकती है। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन जो बोलते हैं, वो मतलब महंगाई। ठीक है, नोट करके लिखो, अवमूल्यन से किसी राष्ट्र में, जिस राष्ट्र में हो रहा है, ठीक है, किसी राष्ट्र में मुद्रास्फीति यानी इसको सीधे सीधे ब्रैकेट में अपनी भाषा में लिखो, ठेठ भाषा में महंगाई। ठीक है, जो भी लिखते हो आप लोग, मुद्रास्फीति आ सकती है, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, मुद्रास्फीति आ सकती है। अगर कभी क्वेश्चन आ सकता है, देखो अगर कोई एक मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूँ, आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपके लिए एक क्वेश्चन आ गया, अवमूल्यन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा गलत है, इससे निर्यात बढ़ता है, इससे आयात कम होता है, निर्यात और आयात वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, इससे किसी राष्ट्र में मुद्रास्फीति आ सकती है, उपरोक्त सभी, तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। मतलब वैसे अगर पढ़ोगे रट दिया, अरे अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में उच्च कर देना या गिरा देना, ये अवमूल्यन है, अलाना फलाना ढिमकाना, 4 शब्द रट के नहीं होता। अवमूल्यन क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्या फायदा है, कैसे वर्क करता है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये मुद्रास्फीति कैसे आ सकती है, मैंने क्या कहा, अवमूल्यन से किसी राष्ट्र में मुद्रास्फीति। अब इसको कैसे समझना है, खाली ब्रैकेट में लिख दो, आपको लिखना नहीं। जैसे सपोज अवमूल्यन होगा, अवमूल्यन से क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। निर्यात कब बढ़ेगा, जब निर्यात बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग उत्पादन ज्यादा करेंगे, आपके देश में उत्पादन ज्यादा करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उसके कंपेयर में रोजगार भी बढ़ेगा ना, क्योंकि उसमें उतने लोग भी तो लगेंगे। रोजगार बढ़ेंगे तो लोगों की क्रय शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी, यानी खरीदने की शक्ति, लोगों के जेब में पैसा आएगा, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी कि वो हाँ हमें ये चीज खरीदनी है। मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं का अगर उत्पादन उस मांग के कंपैरिजन में नहीं हो पा रहा,
आप महंगाई कब होती है? जब आपकी जेब में पैसा होता है। पैसा ही नहीं होगा तो महंगाई कहां से होगी? ठीक है, क्योंकि महंगाई का सीधा सीधा मतलब है ना, लोगों के पास खरीदने की शक्ति आ गई है। शक्ति आ गई तो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसको भी ला, लेकिन उसके कंपेयर में वो जो चीज मांग रहे हैं उतना है ही नहीं, तो उसके रेट क्या हो जाते हैं? हाइक कर जाते हैं। तो मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है यदि उत्पादन मांग की तुलना में कम है, मांग की तुलना में कम, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इससे फाइनली मुद्रास्फीति आ सकती है। ठीक है, ये कंडीशन है कि आ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। ये है पूरा, कुछ है थोड़ा ना, जबकि इतने में खत्म कर दिया मैंने। अवमूल्यन से किसी राष्ट्र में मुद्रास्फीति आ सकती है। अब खुजलाने में लगा है सर की मुद्रास्फीति कैसे आएगी? अवमूल्यन होगा, निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ रहा होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोग उसमें काम करने वाले, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो क्रय शक्ति आएगी, क्रय शक्ति होगी तो कुछ खरीदने जाएंगे, मांग बढ़ेगी। और उस मांग के कंपेयर में अगर वस्तुओं की मार्केट में उतने अवेलेबल नहीं है तो डिमांड जो है बढ़ने के कारण सप्लाई साइड जो है इफेक्टेड होगा, उतना सप्लाई नहीं हो पाया तो मुद्रास्फीति का आना तय है। ठीक है, ये था बच्चों आपका अवमूल्यन। सेकंड टर्म देखो अधिमूल्यन, इसका जस्ट एंटी अधिमूल्यन होगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपका? अधिमूल्यन। अवमूल्यन का सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा अधिमूल्यन। इसको बोला जाता है क्या? रिवैल्यूएशन। ठीक है, सेकंड लिखो अधिमूल्यन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों इंग्लिश में? रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन। जैसे उसको क्या बोला? अवमूल्यन को, मतलब जैसे अवमूल्यन को बोला उसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? अधिमूल्यन। अधिमूल्यन और अवमूल्यन में जैसे डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन, अवमूल्यन को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अवमूल्यन जस्ट जो है उसी का जस्ट उल्टा क्या होता है बच्चों? अपने आप में अधिमूल्यन होता है। अब इसको समझना है तो इसको कैसे समझोगे आप लोग? ये देखो, अधिमूल्यन में आपको बताता हूं, इसको लिख लो। स्थिर विनिमय दर में, यानी जब एक्सचेंज रेट किसी देश का आपके देश की मुद्रा के साथ जो एक्सचेंज रेट है वो स्थिर है, स्थिर विनिमय दर में जब किसी देश का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक क्या करेगा? स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में पहले की तुलना में ऊंचा कर देगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्वदेशी मुद्रा का मूल्य, स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में पहले से ऊंचा, विदेशी मुद्राओं की तुलना में पहले से ऊंचा, पहले से ऊंचा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब ये होगा तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? ये क्या है? रिवैल्यूएशन। एग्जांपल, पहले सपोज $1 अपने आप में कितना था? 100 के इक्वल था। सपोज जैसे ही अधिमूल्यन हुआ, जैसे ही क्या हुआ? अधिमूल्यन, तो वो देश का बैंक जो है $1 बराबर 50 कर देगा, यानी इसकी वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, यानी आपकी इसकी वैल्यू बढ़ गई। आप इसको ये मत समझना इससे सारे कम हो गया, कम नहीं हुआ है, वो मजबूत हुआ है। अब ऐसे समझो ना, पहले डॉलर आता था आपके सामने, ले भाई मैं 1 हूं तो तेरे 100 के बराबर मैं अकेला हूं, तो मजबूत कौन है? डॉलर है ना। डॉलर कहेगा ले मैं, मेरी 1 यूनिट, 1 इकाई तेरे 100 इकाई को खरीद सकती है, क्या है तेरी वैल्यू? उसने कहा रुक जा अभी बताता हूं। जस्ट $1 को 50 कर दिया, ले तो मैं भी 50 कर देता हूं। अब $1 कहेगा अरे यार थोड़ा सा इतना मत वो वैल्यू बढ़ा अपनी, थोड़ा और ऊपर आ जाए, 1.50 थोड़ा ठीक है। तो ये जो हो रहा है सीधी सी बात है कि आपका पैसा मजबूत हो रहा है। तो ये केंद्रीय बैंक क्या करता है बच्चों? स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जब विदेशी मुद्राओं की तुलना में पहले से ऊंचा हो, लेकिन ये कब? स्थिर विनिमय दर पर, ब्रैकेट में लिखो स्थिर विनिमय दर पर, यानी ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। ठीक है, स्थिर विनिमय दर पर। अब देखिए इसको कैसे समझना। अधिमूल्यन कोई राष्ट्र नहीं चाहता कि वो अधिमूल्यन करे, क्यों? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अधिमूल्यन में क्या होगा? फिर निर्यात कम होगा, सिंपल सा बात है ना, उसका उल्टा हो गया। अब पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, आयात बढ़ जाएगा। आयात बढ़ने का क्या मतलब होगा? आयात मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे, एक्सपोर्ट कम करोगे। इंपोर्ट करोगे तो आपको उस वस्तु के बदले डॉलर देना पड़ेगा, यानी विदेशी मुद्रा, तो आपके देश से विदेशी मुद्रा निकलने लग जाएगी, आउट होने लग जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है,
आप इस आयात कोई चीज कर रहे हो तो आपका क्या होगा, क्योंकि आपके वहां अधिमूल्यन हो रहा। आयात बढ़ने का मतलब है आप क्या करोगे, जैसे मैं हूं, अगर मैं व्यापारी हूं, मुझे पता है कि यार मुझे ये चीज लेनी ही लेनी है, मार्केट में, इंडियन मार्केट में चल रही है, विदेशी से मैं लाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, अब अधिमूल्यन हो गया तो मेरे को सस्ता मिल रहा होगा, क्योंकि आयात अधिमूल्यन में हमेशा याद रखना, आयात सस्ते निर्यात महंगे हो जाते हैं। आयात उसका उल्टा कर दो, कोई दिक्कत थोड़ा है, सस्ते जो पहले वाला पढ़ा था, निर्यात महंगे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इसका जस्ट पहले पढ़ाया था, उल्टा कर दो उसको, ठीक है। अब आयात सस्ते होंगे तो मुझे पता है, अरे यार ये तो बड़ा सस्ता मिल रहा है, इंडियन मार्केट में खूब खरीदता हूं और बेच दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं खरीदूंगा, रुपया लेके तो जाऊंगा नहीं, मैं कहूंगा आरबीआई से ला भाई डॉलर दे मुझे, क्योंकि मैं एक्सचेंज करूंगा, है तो एक्सचेंज तो करना पड़ेगा, उसको मना तो कर नहीं सकता, वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। वो तो एक्सचेंज परिवर्तन ही है आपकी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में पढ़ाऊंगा आपको, चालू खाते पर तो चीजें परिवर्तन ही है। तो आप जाओगे आरबीआई के पास, लो बोलोगे ये है आपका 10,000 करोड़ रुपए, इसके बदले मुझे डॉलर दो। भारत में तो रुपया मिल गया बैंक को, लेकिन डॉलर जो था वो आपके पास आ गया, आपने गए मार्केट, वहां जहां भी आप मतलब आपने खरीदना है उसको आपने पेमेंट कर दिया, आपके देश से डॉलर निकल गया, यानी विदेशी मुद्रा का भंडार इससे कम हो सकता है, ठीक है। याद रखना, अधिमूल्यन से विदेशी मुद्रा का कम हो जाती है, विदेशी मुद्रा भंडार जो होगा कम हो जाएगा अधिमूल्यन से। अब विदेशी मुद्रा भंडार कम होने का मतलब आपके पास विदेशी जो मुद्रा है वो कम हो गई, यानी कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपका मेन चीज तो धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं ना, आयात सस्ते निर्यात महंगी क्यों, ये कैसे होता है। अब देखो, कोई भी राष्ट्र, कोई भी कंट्री है, पॉलिसी लेवल पे कभी भी अधिमूल्यन नहीं करना चाहती है। क्यों करेगी बताओ, कौन चाहेगा कि आपके देश में विदेशी वस्तुओं का भंडार जमा हो जाए और आपकी जो देश की चीजें वो दूसरे देश में जाने से रुक जाएं, क्योंकि निर्यात महंगे होंगे, यानी जो आप निर्यात कर रहे हैं चीजें वो महंगी हो जाएंगी, तो विदेशों में कहां वो लोग खरीदेंगे, फिर आपके सामान महंगे होंगे तो खरीदेंगे क्या। तो कोई भी राष्ट्र पॉलिसी लेवल पे कभी भी अधिमूल्यन नहीं करना चाहता है, बशर्ते कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना हो। कई बार क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल प्रेशर होता है। इंटरनेशनल प्रेशर मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं, चाहे वो आर्थिक संस्थाएं हो, मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की हो, या उधार देने वाली, ये राष्ट्रों पे दबाव बनाते हैं कि आप अपने देश में अधिमूल्यन कीजिए, तब हम आपको इतना ऋण देंगे, ऐसा वैसा। वरना नीतिगत स्तर पे अधिमूल्यन को अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे निर्यात जो है अपने आप में क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, निर्यात महंगे हो जाते हैं, क्योंकि निर्यात महंगे होंगे तो निर्यात कम हो जाएगा, और आयात सस्ते हो जाएंगे तो आयात बढ़ जाएगा आपके देश में, और आपका देश विदेशी वस्तुओं से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अधिमूल्यन क्या है, बहुत इजीली आपको मैंने समझा दिया, इसमें ज्यादा दिक्कत लेनी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नोट करके लिखो, नीतिगत स्तर पर कोई भी राष्ट्र अधिमूल्यन की नीति को काम नहीं करता है, ठीक है। नोट लिखो, नीतिगत स्तर पर, पॉलिसी लेवल पर, ठीक है, नीतिगत स्तर पर कोई भी राष्ट्र अधिमूल्यन नहीं चाहता है, वो करेगा ही नहीं, सस्ता कर देगा लेकिन मजबूत नहीं करेगा, अधिमूल्यन नहीं चाहता है। वरना भारत नहीं करता क्या, अपने डॉलर को जो है, अपने रुपये को मजबूत कर देता, दबा के मजबूत कर देता उसको। लेकिन भारत ने क्या किया है, अपना अंतर्राष्ट्रीय ओपन मार्केट है उस पर छोड़ रखा है, जैसा भी होगा खुद ही होगा, ऊपर नीचे जो भी होगा। वरना हम भी कर देते, अभी $1 बराबर 80 रुपया चल रहा है, हम भी कर देते 30 रुपया कर देते, $1 बराबर। हमारा क्या था, बैंक कर देता, बैंक कर तो देता, उससे क्या हो जाता, फिर आपकी वस्तुएं विदेशों में बहुत महंगी हो जाती, आपके देश के लोगों का रोजगार छिन जाता, आपके देश के लोग पैदल हो जाते, रोड पे आ जाते, इसीलिए, ठीक है। तो इकोनॉमी जब समझोगे, जब पढ़ के समझोगे, तब आपको समझ आएगा। वरना कौन नहीं चाहता अपने राष्ट्र की उन्नति। चाहो बैंक की इतने बड़े बड़े, हम लोग 4 शब्द हमें इकोनॉमी के पता नहीं होते हैं, हम सरकारों को सलाह देने लग जाते हैं, अरे ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। वो जो बैठे हैं पॉलिसी लेवल पे, वो बहुत विद्वान लोग हैं बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाओं पे उन्होंने PhD से बड़े जो भी अपने आप में कोर्सेज होते हैं वो करके बैठे हैं, बहुत बड़ा नाम कमाया उन लोगों ने। तो वो लोग पॉलिसी मेकिंग लेवल पे बैठे हैं। हम सोचते हैं हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए इकोनॉमी की पढ़ रहे हैं लुसेंट से, और हम सलाह देने लग जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सब चीजें बच्चों एक दूसरे से लिंकअप होती हैं, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो अवमूल्यन और अधिमूल्यन, यहां से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड लिखो, लचीली विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, लचीली विनिमय दर। सिंपल सा है, वैसे नाम से ही लग रहा है। इसमें क्या लिखोगे आप, पूर्णतः बाजार आधारित होती है बच्चों। ये क्या होगा, पहला लिखो पूर्णतः बाजार आधारित, सरकार कुछ नहीं करेगी इसमें। पूर्णतः जैसे अभी तक ऊपर नीचे हो जा रहा था ना,
मतलब मार्केट पे आधारित, मार्केट में अगर आपकी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है विदेशों में, खुद ही बढ़ रही, तो आपका पैसा वैसे ही मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आपके वस्तुओं की मांग घट रही है तो आपका पैसा गिर जाएगा, यानी एक्सचेंज रेट, इसको कोई टेंशन नहीं है, खुद मार्केट पे डिपेंड है, अपने आप रहता है, जैसा रहता है, लोगों के नेचर पे, वस्तुओं के नेचर पे सरकार इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, सरकार पीछे रहेगी, मार्केट की क्रियाओं पर रहता है, पूर्णतः बाजार आधे रहता है। दूसरा लिखो, केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। लिखो, केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप नहीं, यानी बैंक इसमें कुछ काम नहीं करता है, केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप नहीं होगा लचीली विनिमय दर में। तीसरा लिखो, लगातार बदलती रहती है, क्योंकि ये जो विनिमय दर है बदलती रहती है, सरकार नहीं करेगी, स्थिर नहीं है, क्योंकि नाम से ही लग रहा है वो तो स्थिर थी, लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। कौन सी बदलती रहती है? लचीली विनिमय दर, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, ये जो अपने आप में है विदेशी व्यापार और निवेश के लिए अस्थिर वातावरण बन जाता है, वहां तो स्थिर था, लिखो विदेशी व्यापार और निवेश हेतु तो अस्थिर वातावरण, विदेशी व्यापार प्लस निवेश हेतु, निवेश हेतु अस्थिर वातावरण, विदेशी व्यापार एवं निवेश हेतु अस्थिर वातावरण इससे बना रहता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगला लिखो, सट्टा जो है इसमें बढ़ जाता है, विदेशी बाजार में सट्टा, क्योंकि लोग सट्टा लगाने लग जाता है, अस्थिर है ना, वो स्थिर होता तो उसमें नहीं, विदेशी बाजार में सट्टा कि आज इतना होगा कल इतना होगा, तो लोग सट्टा लगाने लग जाते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है इस चीज को। और अधिक लिखो, विदेशी मुद्रा भंडारों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, घाटे अथवा ये कुछ नहीं करना है, आप बेसिकली इतना ही समझना है इसको। लचीली विनिमय दर का मतलब मार्केट पे डिपेंड होगी, ठीक है। तीसरा लिखो, बताओ बच्चों, प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर, मैनेज जो अपने आप में फ्लेक्सिबल रेट है, ठीक है। थर्ड लिखो, और थर्ड एंड लास्ट लिखो, प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर, प्रबंधकीय मतलब मैनेज, ठीक है, लचीली विनिमय दर, नाम से लग रहा देखो, विनिमय दर लचीली तो है, स्थिर नहीं है, चेंज होगा, लेकिन प्रबंधकीय होगा, मैनेज होगा। कहने का मतलब सरकार इसको लचीली मार्केट पे छोड़ देगी, लेकिन कहीं कहीं वो का हस्तक्षेप होगा, नाम से ही लग रहा हो, मैनेज करेगी। जब उसको लगेगा यार इसे लचीली छोड़, कुछ गड़बड़ी हो रही है, नुकसान नहीं हो रहा है, या जो भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी उस पर हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। तो प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर का सीधा सा मतलब है, विनिमय दर मूलतः लचीली होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसमें केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, मूलतः लचीली, मूलतः लचीली लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप, केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप हो जाएगा, ठीक है, हस्तक्षेप। तो ऐसी विनिमय दर को बोलेंगे अपने आप में क्या, प्रबंधकीय विनिमय दर, यानी प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वर्तमान समय में जो राष्ट्र हैं बच्चों, अलग अलग इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, उनके मध्य जो कैपिटल है, पूंजी है, उसका आवागमन को लेकर बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ है, एक दूसरे देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में, जो इंटरनेशनल स्तर पे पूंजी है, कैपिटल है, चाहे वो किसी निवेश के रूप में आए, किसी फॉर एफडीआई के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, आपके इंटरनेशनल लेवल पर पूंजी का आवागमन बहुत तेजी से हुआ है बच्चों, ठीक है। और ये कब संभव हो सका है, ऐसी अवस्था सिर्फ और सिर्फ पूर्णतः लचीली विनिमय दर से हो सके, ठीक है। यानी पूर्णतः लचीली विनिमय दर की वजह से क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से दूसरे देश में बहुत ज्यादा कैपिटल का क्या हुआ, फ्लो हुआ, कभी से यहां चले गया कैपिटल, कभी यहां पैसा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ये जो है पूर्णतः लचीली, अब हम पूर्णतः लचीली दर पे अगर हम डिपेंड हैं, पता लगा ऐसा लगा भारत से सारा विदेशी मुद्रा भंडार दूसरे देश को चला गया, हमने मार्केट के भरोसे रहे, सरकार ने कुछ नहीं किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, हम देखे रहे, हमने कहा पूर्णतः लचीली विनिमय दर है, मार्केट पे छोड़ देते हैं, मार्केट जैसा भी होगा चलता रहेगा। अब हो क्या रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कैपिटल का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा, कई राष्ट्रों में जो है बहुत ज्यादा, इससे क्या हो गया, पैसा चला गया, कई राष्ट्रों में पैसा निकल गया, तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को साथ मार्केट में आना पड़ता है, यानी बैंक को आना पड़ता है, तो ठीक है।
इसका मतलब हम कंप्लीटली लचीली विनिमय दर के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे जो है पूंजी जो है बहुत अधिक गति से, बहुत तीव्र गति से क्या हो सकती है, मूवमेंट कर सकती है और इसका आकार बहुत ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पूंजी के आवागमन को किसी कारण से बड़ी मात्रा में होता है, जिस भी कारण से होता है, तो विनिमय दर में भारी बदलाव आ सकते हैं और जिसके कारण जो हमारे देश में है या किसी भी राष्ट्र में है वो इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है, यानी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिंपल सा बात है, लचीली विनिमय दर और प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर में क्या है, देखो लचीली ओपन मार्केट पे, अब लचीली के कारण सरकार पीछे हटी, सरकार ने पीछे हटा, मार्केट की क्रियाओं पे चलने दिया और पता लगा हमारे देश से जितना कैपिटल था दूसरे देश को चला गया, हमने हस्तक्षेप ही नहीं किया, हमने कहा मार्केट की क्रियाएं। तो जब ऐसा होता है तो आर्थिक संकट उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। जब आर्थिक संकट उत्पन्न होगा तो ये चीज हुई थी भारत में, क्या हुआ था बच्चों, 2013 में बहुत बड़ी मात्रा में जो कैपिटल फ्लो था, विदेशी पूंजी थी, जो फॉरेन जो करेंसी थी या फॉरेन जो कैपिटल था, उसका क्या हो गया, भारत से बाहर निकल गया, बहिर्गमन हुआ, जिससे भारत में क्या हुआ बच्चों, अमेरिकन डॉलर की मांग बढ़ी और भारतीय रुपया भारी मात्रा में कमजोर हो गया। हुआ क्या था 2013 में, सुनना, 2013 में जो पूंजी थी, यानी जो कैपिटल था हमारे देश में जो था, यानी विदेशी पूंजी का बहिर्गमन हो गया, विदेशी पूंजी का बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, बड़ी मात्रा में आउटफ्लो हो गया, बहिर्गमन यानी आउटफ्लो, ठीक है, बहिर्गमन लिख दो, चला गया। अब बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी बाहर चलेगी तो भारत में किस चीज का संकट उत्पन्न हो गया होगा, डॉलर का, जितना था बाहर चला गया विदेशी मुद्रा, अब कहां से डॉलर कहां से लाओगे, सब तो बाहर चला गया, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी, लोगों ने डॉलर मांगना शुरू किया, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं, जो विदेश व्यापार करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित होते हैं, वो तो डॉलर मांगेंगे ना, ला भाई डॉलर, कहां से लाओगे डॉलर, डॉलर तो चला गया बाहर। जैसे ही डॉलर मांग करे रुपया खत्म हो गया, रुपया कमजोर पड़ गया, क्यों, रुपये को किसी ने पूछा नहीं, डॉलर की डिमांड कर दी, डॉलर था ही नहीं, तो इससे क्या हुआ, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ये डॉलर की मांग क्या है, भयंकर रूप से बढ़ गई, ठीक है, मांग क्या हुई, डॉलर की बढ़ गई, मांग डॉलर की बढ़ी, रुपया क्या हो गया, अत्यधिक कमजोर, रुपया अत्यधिक क्या हो गया, कमजोर हो गया। जैसे ही रुपया कमजोर होगा आपको पता है कि क्या हो जाएगा, स्थिति खत्म होने लग जाएगी, ठीक है, हर चीज महंगी हो जाएगी, सब चीज वो हो जाएगा, तो रुपया अत्यधिक क्या हो गया बच्चों, कमजोर हो गया। तो भारत में क्या किया, सेंट्रल बैंक ने, फिर आरबीआई ने क्या किया, बहुत से अपने आप में इसके बाद हस्तक्षेप किया, ठीक है। तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि वो बैंकिंग का चैप्टर है, आरबीआई का हस्तक्षेप हुआ था फिर, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया क्या नहीं किया वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता ना, यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आरबीआई ने इसमें क्या करना शुरू कर दिया बच्चों, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जैसे ही आरबीआई ने हस्तक्षेप किया उसके बाद इसमें चीजें धीरे धीरे बैलेंस आने लगी, ठीक है। तो प्रबंधकीय लचीली दर इसको कहते हैं। अब दो टर्मिनोलॉजी लिखनी है आपको, एक को लिखो डेप्रिसिएशन और एक को लिखोगे एप्रिसिएशन, दो ही टर्मिनोलॉजी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। डेप्रिसिएशन लिखो, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट करना और एप्रिशिएट करना आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी लिखो आप लोग, डेप्रिसिएशन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको चेक कर लेना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और सेकंड को लिखोगे आप लोग एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। ये क्या होते हैं देखो, डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, जब जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, यानी लचीली विनिमय दर प्रणाली अथवा प्रबंधकीय लचीली प्रणाली में स्वदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्राओं की तुलना में स्वतः कम हो जाती है, तो इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। लिखो लचीली विनिमय दर, पूरा नहीं लिखूंगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अथवा प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर, यानी मैनेज ये एक्सचेंज, मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। क्या लिखा आपने, लचीली विनिमय दर अथवा प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर में जब स्वदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वतः कम हो जाती है, बिना सरकार के हस्तक्षेप, ठीक है, मुद्रा की तुलना में, यानी रुपया खुद ही गिर गया, तुलना में स्वतः कम, तो इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और एप्रिसिएशन इसका उल्टा, तो लिखो ये क्या कहते हैं आपका लचीली विनिमय दर, पूरा लिखना है, देखो लचीली विनिमय दर अथवा प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर में जब स्वदेशी मुद्रा अपने देश की मुद्रा, ठीक है, विदेशी मुद्रा की तुलना में
की तुलना में स्वतः, यानी खुद ही मार्केट की क्रिया से आपका रुपया क्या हो गया, मजबूत हो गया, तो आप क्या लिखोगे, स्वतः इस अपने आप में क्या होता है, ऊंचा हो जाए। ठीक है, स्वतः ऊंचा हो जाता है, ऊंचा, तो उसको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन बोलते हैं, तो यह एप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको अवमूल्यन, अधिमूल्यन, लचीली विनिमय दर, प्रबंधकीय विनिमय दर, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ये टर्मोलॉजी पढ़ा दी है। इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता नहीं बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्तर पे गलत होने वाला है। ठीक है, आप एक बार इसको रिवीजन कर लेना, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।